नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 11 को देखने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी मीडियम में होगा। और ये मॉड्यूल किस चीज का हम देख रहे हैं? यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए देख रहे हैं, यानी कि बीईओ परीक्षा प्री के लिए हम ये मॉड्यूल्स देखते हैं। तो इसमें हम पहले भी कुछ मॉड्यूल्स आ चुके हैं, यानी कि 10 मॉड्यूल्स अभी आपको मिल चुके हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर मॉड्यूल्स दिए जाते रहे हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और परीक्षा से संबंधित, नोट से संबंधित या किसी भी अन्य पढ़ाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं कमेंट बॉक्स में भी, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बीच बीच में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गए हैं, मैं आपको बताती रहूँगी। और इसी तरह से अपने निरंतर साथ देते रहिए, निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि कोई भी इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होती तो उसका करेक्ट टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि समय बहुत मैटर करता है कि इस समय पे आपको क्या चीज़ उपलब्ध हो रही है। ठीक है, तो हमारे साथ साथ आपको बस इतनी सी मेहनत करनी है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और निरंतर हमारे चैनल पर बने रहना है ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने मॉड्यूल को, जिसमें हम पहले कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। जैसे और बाकी के मॉड्यूल्स में हम देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक्स लेकर आते हैं, हम कृषि के ही टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ फसलें और उनकी किस्म देखेंगे। किस कौन कौन सी किस्में हैं। जैसे चना एक फसल जो है उसकी किस्म कौन कौन सी, गौरव उसकी किस्म है, जैसे अतुल, पूसा 208, पूसा 209। ठीक है, ये RS 11, ये सब क्या है, चना की किस्में हैं। हमने पढ़ा था पहले रबी, खरीफ और कहते बाकी की फसलों के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट मॉड्यूल्स में। तो जो बच्चे यहाँ पर वो मॉड्यूल्स को देख के आए होंगे तो बेहतर समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कहने का प्रयत्न कर रही हूँ। आइए देखिए, मटर जो फसल है उसकी किस्में कौन कौन सी, जैसे पूछा जाता रहा है आपसे एग्जाम में। मान लीजिए आपको 4-5 ऑप्शन ये दे दिए, इसके सामने आपकी कुछ किस्में लिख दी, अब बोल देंगे मैच द फॉलोइंग करिए। जब हमें ये चीज़ें सही से पता होंगी तब ये मैच द फॉलोइंग बता सकेंगे या स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकेंगे। तो एक बार नज़र डालते रहिए इन पर। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मटर की मैं बात करी तो जैसे रचना हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, VL1 हो गया, ठीक है, विनी विले हो गया, जवाहर मटर हो गया। अपने कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश करिए, सबके अपने ट्रिक्स हैं, सबके अपने लॉजिक्स हैं, तो लॉजिक्स और ट्रिक्स के थ्रू इनको याद करने की कोशिश करिए। डेली 2-2, 3-3 फसलों की किस्में याद करिए। अरहर की किस्म कौन कौन सी, प्रभाव है, ठीक है, शारदरा है, मुक्ता है। सोयाबीन की कौन कौन सी, क्लार्क 63 है, पंजाब है, ठीक है, ये है अंकुर है, ब्रैग है, अलंकार है, शिलाजीत है। इसके बाद आपका यहाँ पर देखते हैं सरसों, इसमें वरुणा, शेखर, क्रांति, लाहा, दुर्गा मणि, ठीक है, संगम, सुफला, ये सब क्या है, सरसों की आपकी किस्में हैं। मूंगफली की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे अर्लीनर और ज्योति, जूनागढ़, चंद्रा। इसके बाद कौशल, आपकी ये सब क्या है मूंगफली की किस्में हैं। गेहूं की देखेंगे, देखिए यूपी 368, यूपी 262, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई यूपी से संबंधित बात कर रहे हैं, यहाँ पर गेहूं की किस्म की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर जनक दिया है, शेरा दिया है, जय राज दिया है, तो इन सबसे कंफ्यूज नहीं होना। ये सब क्या है, गेहूं की किस्में हैं आपके। अर्जुन हो गया, मुक्ता हो गया, ठीक है। धान की किस्में का क्या क्या है, IR 24 है, जगन्नाथ है, पंकज है, मसूरी है, ठीक है, पद्मा है, बाला है, सरस्वती है, साकेत 3 है, साकेत 4 है, ये कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। मक्का का किस्में कौन कौन सी हैं, जैसे गंगा किस्म हो गई, उसकी गंगा 5 हो गई, गंगा 3 है, गंगा सफेद 2 है, ठीक है। नई किस्मों को इजाद किया जाता है, ठीक है, तो उनके नाम भी नए तरीके से दिए जाते हैं, जैसे अंबर हो गया, श्वेता हो गया, तरुण, नवीन हो गया। ज्वार की किस्में कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देखेंगे CH1 हो गया, CS3 हो गया, CH9 हो गया, स्वर्ण,
SB1 हो गया, ये सब क्या है, ज्वार की किस्में हैं। यहाँ पर कपास की दी गई, गन्ना की जैसे BO43, BO47, BO49, BO65, ठीक है। तो ये कपास की आपकी हो गई। इसके बाद माफ़ी चाहती हूँ, गन्ने की हो गई। इसका कॉफ़ी की देखेंगे, ओल्ड चीक्स हो गया, कुरकेंटस हो गया। आलू की कुफरी अलंकार हो गया, कुफरी चमत्कार हो गया, कुफरी बहार हो गया। अब जैसे कुफरी शब्द कई बार आया है इसमें, तो आप समझ जाएंगे भाई ये आलू की बात कर रहा है। कुफरी सुंदूरी हो गया, कुफरी ज्योति हो गया, तो ये सब क्या है, आलू की किस्में हैं। ओके, अब देखिए उद्यान जो विज्ञान होता है इसके बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि उद्यान विज्ञान होता क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा और क्लैरिफाई चीज़ें हो सके। देखिए सिंपल वे में समझिए कि जो हॉर्टिकल्चर है ना, उद्यान विज्ञान क्या होता है कि कृषि विज्ञान की एक शाखा है। ये भी क्या है, कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फल, सब्जी, फूल, मसाले, औषधीय और सुगंधित तथा रोपण फसलों और उनके परीक्षण के बारे में क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपके, ये उद्यान क्या हो गया आपके, ये विज्ञान हो गया। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए, जैसे कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, गुड़गांव हरियाणा में है। तो याद रखिएगा ये फैक्ट, गुड़गांव हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड का मुख्यालय है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ पर है, तो ये मेजीफेमा नागालैंड में है। इसकी स्थापना 27 मार्च 2006 को की गई थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें फैक्ट दिए गए, जैसे पुष्प के अंडाशय के परिवर्तित भाग को हम फल कहते हैं। क्यों, अंडाशय के किस भाग को, परिवर्तित भाग को हम फल कहते हैं। और फल के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, फल भित्ति और तथा फल होते हैं, सीड होता है। तो फल भित्ति का निर्माण कैसे होता है, अंडाशय की दीवार से, और बीज का निर्माण बीजांड से होता है। तो ये स्टेटमेंट बन सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर ये आपके जो स्टेटमेंट है वो स्वैप कर दिए जाए, तो याद रखना है। यहाँ पर देखिए दो चीजें दी गई, फॉल्स फ्रूट क्या है और यहाँ पर पार्थिनो कार्पल फ्रूट क्या है, यानी कि अनिषेक फल क्या है और आभासी आपका फल क्या है। तो देखिए जो आपका आभासी फल है ना, वो क्या है, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, कि कहना है कि जब फल का विकास अंडाशय के अलावा, ठीक है, जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन हो गया, बाह्यदल से होता है, तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए कभी कभी परिभाषा जब ना समझ आए किसी चीज़ की, तो पहले उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, तो चीज़ें इजी हो जाती है। जैसे आभासी फल के एग्जाम्पल क्या है, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ठीक है, अमरूद हो गया, कटहल हो गया, अनानास हो गया, लीची, अंजीर हो गया, इन सब में देखिए बीज पाए जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि अनिषेक फल में देखेंगे कभी कभी फल का निर्माण अंडकोश का, यानी कि एग सेल से बिना निषेच के ही हो जाता है, और ऐसे अनिषेक फल कहा जाता है। ऐसे फलों में बीज का विकास नहीं होता है प्रायतः। ऐसा देखा गया है कि इसमें इन अनिषेक फलों में क्या है, बीज का जो है आप नहीं देखेंगे। जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, पपीता हो गया। लेकिन देखिए कुछ यहाँ पर वो भी हैं, कुछ कहते हैं कि जैसे पपीता भी है, इसमें भी तो कहीं ना कहीं बीज देखने को मिलता है। तो लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कि बीज रहित फल हमेशा अनिषेक फल ही हो। जैसे आप देखेंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी की कुछ प्रजातियों में जीवित बीज पाए जाते हैं, जो कि उनमें निषेचन नहीं होता है। तो इस तरह के उदाहरण भी देखे गए हैं। चलिए, अब यहाँ पर ऐसे फल जिनमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये मतलब सिर्फ BEO ही नहीं, बल्कि आप किसी भी स्टेट एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, तो हर एग्जाम में आपको विटामिन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये किसी भी आप देखेंगे कि कह सकते हैं किसी भी एग्जाम का बड़ा फेवरेट पार्ट होता है आपकी बायो में। जैसे देखेंगे कि यहाँ पर अगर विटामिन ए, किसमें, आम और पपीता में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B1 थायमीन, काजू, अखरोट, बादाम, अनानास, तभी कहते हैं ना कि काजू बादाम खाने चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो देखिए विटामिन B2 जो है वो राइबोफ्लेविन जो है आपका बेल, पपीता और काजू और लीची में पाया जाता है। विटामिन सी देखेंगे खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं ना, फल सब्जियां जो होती हैं उसमें पाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, मीठ नारंगी हो गया, लेमन हो गया, इन सब में क्या विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, इससे क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से। और ये प्रचुर मात्रा में किन किन फलों में पाया जाता है, देख सकते हैं हम, रेंजिन, अनानास, पिंड खजूर हो गया, करौंदा, केला, बेल, शरीफा, जामुन, इन सब में क्या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत पाए जाते हैं। अब प्रोटीन सबसे ज़्यादा किन फलों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इनको रट लेना एक तरह से आपको, क्योंकि बहुत बार इन सब से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और बेटर तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा पाऊँ। देखिए ये, चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रोटीन की उपलब्धता किन किन फलों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। देखिए परसेंटेज वाइज दिया गया, तो हो सकता है आपसे कुछ क्रम पूछ ले किस में सबसे ज़्यादा रहती है। तो काजू में प्रोटीन सबसे ज़्यादा रहता है, फिर आप देखेंगे बादाम में, फिर अखरोट में।
कुछ इस तरह का क्रम आपको प्रोटीन में देखने को मिलता है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस फलों में पाया जाता है। वसा देखेंगे किसमें, शरीर में वसा क्या काम करता है, वसा ऑक्सीकृत होकर सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। वसा यह निम्नलिखित फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे अखरोट में 64.5%, बादाम में इतना, काजू में, एवोकाडो में इतना पाया जाता है। ठीक है। कैल्शियम लीची, करौंदा, अखरोट, बेल में पाया जाता है। आयरन करौंदा, खजूर, अखरोट, सेब में। फास्फोरस किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बादाम, काजू, अखरोट, लीची में। ठीक है, ये सब हमने देखा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मैंगो, आम की बात करें, और आम फलों का राजा होता है और सभी को ही पसंद होता है। तो देखिए, चलिए आज हम यहाँ पर आम के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें देखते हैं कि क्या है जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंगो की बात करें तो देखिए, आम क्या है, एक रसीला फल होता है। इसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं, हम सब जानते हैं। इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम हम क्या पढ़ते हैं, इसका क्या नाम है, मेंजिफेरा इंडिका है। ठीक है। और किस फैमिली से बिलोंग करता है, एनाकार्डियेसी जो है कुल है इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुल कई बार पूछे जाते हैं फलों के। और इसका वैज्ञानिक नाम मेंगिफेरा इंडिका है, ये हमने देख लिया। इसका यानी कि वनस्पतिक नाम हम देख सकते हैं। आमों की प्रजाति को मेंगिफेरा कहा जाता है। इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय महाद्वीप में मिलती थी और इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो भारत में ही होता है। ये भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इसके पेड़ों को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई हजारों वर्ष पहले आम के बारे में लोगों को पता चल गया था और उसकी खेती की जाती थी। 4वीं से 5वीं शताब्दी पूर्वी यह एशिया के दक्षिण पूर्व तक पहुँच गया और 10वीं शताब्दी तक पूर्वी अफ्रीका में भी इसकी खेती शुरू कर दी गई और 14वीं शताब्दी तक आते आते ये ब्राज़ील, बरमूडा, वेस्ट इंडीज़ और मैक्सिको तक ये पहुँच गया। देखिए, ये नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर बताने का तात्पर्य इतना है कि हर चीज़ जैसे अब यहाँ पढ़ रहे हैं क्या क्या इसमें पाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लें। देखिए, आम के पेड़ों में द्विलिंगी और एकलिंगी नर पुष्प में ही एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। इसके पके फल विटामिन ए और विटामिन सी के उत्तम स्रोत होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने ऊपर भी अभी देखा था। यहाँ पर देखिए, आम की बात करें ना, विटामिन ए की, और खट्टे होने के कारण विटामिन सी भी उसमें पाया जाता है, उत्तम स्रोत है। आम के प्रसारण की व्यावसायिक विधि जो है वो विनियर ग्राफ्टिंग है। इसके परागण के लिए घर की मक्खियों का विशेष योगदान होता है। ठीक है। तो एक बार जब मैंने आपको याद होगा पढ़ाया था स्वपरागण, परापरागण, परपरागण, तो ये सब डिफरेंस आपको पता होगा, तो यहाँ समझ जाएंगे परागण की बात क्या कर रहे हैं। देखिए, आम की कुछ महत्वपूर्ण किस्में जैसे और अन्य फसलों की और किस्मों की फलों की जो किस्में हैं इसमें वैसे आम की भी, जैसे आम्रपाली बहुत बार सुना होगा। इसका विकास जो है वो दशहरी और नीलम के क्रॉस से, यानी कि इनके क्रॉस से जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI नई दिल्ली द्वारा किया गया है। यानी कि दशहरी और जो नीलम की जो क्रॉप है ना, उसको मिक्स करके आम्रपाली आम का निर्माण कह सकते हैं, उनका विकास किया गया है। ठीक है। इस किस्म को बनाया गया है। इस प्रजाति के पौधे कैसे होते हैं, बौने होते हैं आम्रपाली के। यह किस्म सघन बागवानी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर पर लगाए जाते हैं और इसे किचन गार्डन प्रजाति की संज्ञा भी दी जाती है। नियमित फसल वाली प्रजाति है। तो आम्रपाली के बारे में 2-3 चीजें आपको मोटी मोटी यहाँ पर याद रखनी, जैसे किचन गार्डन प्रजाति की संज्ञा दी जाती है, किस प्रकार से लगाया जाता है, बौने होते हैं, और ये दशहरी नीलम के क्रॉस से बना हुआ है। ये सब चीजें क्या है, ध्यान रखने वाली हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मल्लिका जो इसकी दूसरी किस्म है, इस किस्म का संस्करण नई दिल्ली IAR द्वारा किया गया है। ये जाति जो है गुच्छा रोग से प्रभावित होती है। तो ये जो जाति है किस रोग से प्रभावित होती है, गुच्छा रोग से प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा, जिसको हाईलाइट करती जा रही, सिंधु इसकी किस्म है। ये एक नई किस्म है, महाराष्ट्र द्वारा निकाली रत्ना और अल्फांजो की उसके आप देखेंगे क्रॉस से सिंधु एक किस्म को बनाया गया। इस किस्म में फल में गुठली नहीं पाई जाती है। देखिए इसमें ना ये सिंधु, अब देखिए कंफ्यूजन के लिए हो सकता है आपको आम्रपाली, मल्लिका और अन्य आम की किस्मों के नाम दे दी जाए कि इसमें गुठली नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंधु की बात करें जिसमें गुठली नहीं पाई जाती आम की किस्म में। और विश्व की एकमात्र बीज रहित सीडलेस प्रजाति है कौन सी, सिंधु। तो सिंधु कैसी, बीज रहित आपकी प्रजाति है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, फैक्ट्स याद रखना होगा। निरंजन क्या है, ये वेमौसी यानी कि ऑफ सीजन किस्म है। इस किस्म में पेड़ जून जुलाई से नियमित फलते हैं। लंगड़ा हम हमेशा
सुनते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार की प्रसिद्ध किस्म है, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नीलम एक किस्म है जिससे अधिक पकने वाली किस्म है और ये किस्म दक्षिण भारत में वर्ष में 2 बार फल देती है। तो दक्षिण भारत जैसे शब्द आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दक्षिण भारत में भी आम की एक किस्म है जो नीलम जिसका नाम है, वो भी वर्ष में 2 बार फल देती है, ध्यान रखिएगा। अरुणिका की बात करें तो ये संकर प्रजाति है जो आम्रपाली और वनराज के मध्य क्रॉस से विकसित हुई है, जैसे कि ऊपर एक नई किस्म विकसित की गई थी। और देखेंगे इसमें विटामिन सी और कैरोटीन की समृद्धि स्रोत वाली आम की नवीनतम किस्में कौन कौन सी? पूसा श्रेष्ठ, पूसा प्रतिमा, पूसा लालिमा, पूसा पीताम्बर आपकी क्या है? ये विटामिन सी और कैरोटीन के प्रसिद्ध समृद्ध स्रोत आम की नवीन किस्में विकसित की गई हैं। देखिए ये लाइन टू लाइन मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि हर लाइन में एक फैक्ट है, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली चीज़ें नहीं है, बस ये कि मैं अगर आपको डिक्टेट करी तो आप उसे सुनते जाइए और उसको लर्न करना है बेसिकली। क्योंकि देखिए भारत में निर्यात किस्में कौन कौन सी? हापुस हो गया, अल्फांसो हो गया, केसर हो गया, गुलाब बकास हो गया। और तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में वर्ष में आम की 2 फसल ली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बेंगालोरा में बेंगालोरा नीलम, आम्रपाली आदि आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं। गुच्छा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, स्पंजी ऊतक रोग आम के प्रमुख रोग है। आम के जैसे हमने पहले भी और मॉड्यूल्स में देखा था, जैसे कई कई फसलों के अलग अलग रोगों के नाम होते, वैसे गुच्छा और स्पंजी ऊतक क्या है? रोग के आम के रोग है प्रमुख, ठीक है। इसके अलावा आम में एकांतरित फलन यानी कि ऑल्टरनेट बियरिंग की समस्या भी पाई जाती है। तो आम में किस चीज़ की समस्या पाई जाती है? ऑल्टरनेट बियरिंग की भी समस्या पाई जाती है। मिलीबग की अगर बात करें तो ये हानिकारक कीट है मिलीबग का। मिलीबग क्या है? आम का प्रमुख हानिकारक कीट है। इस फल का आंतरिक ऊतक क्षय रोग बोरान की कमी से होता है। किसके? बोरान की कमी से होता है ये। अब हम केले को पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे हमने आम को पढ़ा वैसे हम केले को देखते हैं। तो केले का जो वानस्पतिक नाम है वो आपका क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए केले का वानस्पतिक जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका मूसा पैराडीसिया का है, ठीक है। और किस कुल से बिलोंग करता है? मुजैसी से। उसकी उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया है। अब देखेंगे मूसा जाति के जो घासदार पौधे और उनके द्वारा उत्पादित फल को आमतौर पर केला कहा जाता है। मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के उष्ण देशीय क्षेत्र के हैं और संभवतः पापुआ न्यू गिनी में इन्हें सबसे पहले उगाया गया था और आज उनकी खेती संपूर्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। केले का सर्वप्रथम प्रमाण 4000 साल पहले मलेशिया में मिला था और केला खाने के संदर्भ में युगांडा पहले स्थान पर है, जहां प्रति व्यक्ति एक साल में लगभग 225 केले खा जाता है, ऐसा एक आंकड़ा है, ठीक है। अब देखेंगे कि केले के पौधे जो है वो मूसा के परिवार से हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर मुजैसी की बात करें तो किससे हैं? मूसा परिवार के हैं। मुख्य रूप से फल ये जो केला है उसके लिए इसकी खेती के लिए कुछ हद तक रेशों के उत्पादन सजावटी पौधे के रूप में भी इसकी खेती की जाती है। चूंकि केले के पौधे काफ़ी लंबे और सामान्य रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं, अक्सर गलती से वृक्ष समझ लिए जाते हैं और उनका मुख्य और सीधा तना वास्तव में एक छद्म तना होता है और कुछ प्रजातियों में से छद्म तने की ऊंचाई 2 से 8 मीटर तक, उसकी पत्तियां 3 से 5 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर दी गई। केले में 27% आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की उचित मात्रा पाई जाती है, ठीक है। केले की अधिकांश किस्में त्रिगुणित होती हैं, ठीक है। क्या होती है? त्रिगुणित होती है, इसी कारण इसमें बीज नहीं होता है। ऊपर भी हमने पढ़ा था अभी। सब्जी की किस्म मंथन में सिर्फ ग्लूकोज पाया जाता है। भारत में केले का प्रबंधन अंतः भूस्तरीय तने द्वारा किया जाता है। उत्तरी भारत में रोपण का समय क्या है केले का? वर्षा ऋतु है और मालाबार में सितंबर अक्टूबर में करते हैं, ठीक है। केले में वानस्पति अनिषेचक जनकता पाई जाती है। ऊपर हमने इसको पढ़ा था यहाँ पर कि ये किस प्रकार का जो है फल है। पूवन हो गया, वसराई हो गया, नेंद्रन हो गया, सफेद बेलची हो गया, हरी छाल हो गया। केले की क्या है? किस्में हैं। केले में सीगा टोका एक भयंकर रोग है। जैसे हमने आम में पढ़ा था वैसे सीगा टोका क्या है? केले का एक भयंकर रोग है, तो याद रखिएगा। और मोको जो है वो केले का जीवाणु जनित रोग है। केले की नरेंद्र किस्म चिप्स बनाने के लिए, कौन सी नरेंद्र किस्म चिप्स बनाने के लिए उत्तम होती, काफ़ी अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश के लिए हरी छाल, वसराई, वल्लाह, कोहिया सब्जी की अच्छी किस्म है। केले में पनामा म्लानी रोग कवक के द्वारा होता है। कौन सा? पनामा म्लानी रोग किसके द्वारा? कवक के द्वारा केले में होता है। पूवन किस्म इस रोग की अवरोधी किस्म है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ट्रॉपिकल रेस 4 जो है केले का एक नया रोग है, तो ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिकल रेस 4 क्या है? आपका केले का नया रोग है। ये पनामा रोग का ही एक उपप्रकार है।
ठीक है। ये रोग केले की प्रजाति के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। भाई कोई भी रोग किसी भी चीज के लिए हानिकारक ही होगा। कावेंडिस केले की एक विश्व प्रसिद्ध प्रजाति, कौन सी विश्व प्रसिद्ध प्रजाति है? कावेंडिस क्या है? विश्व प्रसिद्ध प्रजाति है, जिसका वैश्विक उत्पादन लगभग 47% है। और फंची टॉप एक विषाणु जनित रोग है जो माहू द्वारा फैलता है। ठीक है, देखिए केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, इससे एथाइलिन गैस निकलती है। ध्यान रखिएगा, एथाइलिन गैस निकलती है, इसे एथेनॉल का प्रयोग करते हैं पकाने के लिए। केले के भंडारण को कितने तापमान पर रखना पड़ता है? 13 डिग्री सेल्सियस, 80 से 95% अपेक्षित आर्द्रता पर 3 सप्ताह की अवधि के लिए किया जाता है। केले के फल को पकाने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस की उपयुक्त रहता है। ठीक है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची, जो कि त्रिचुरापल्ली यानी कि तमिलनाडु में स्थित है, तो याद रखिएगा आप ये। पपीते की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने आम को पढ़ा, केले को पढ़ा, वैसे यहाँ पर हम पपीते को पढ़ते हैं। पहले समझते हैं इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। पपीता ऑब्वियसली एक फल है और इसका वैज्ञानिक नाम करिका पपाया है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? करिका पपाया है। इसकी फैमिली जो है वो कैरिकेसी है। तो यहाँ पर इसकी फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैरिकेसी से। इसकी उत्पत्ति स्थान क्या है? उष्ण अमेरिका यानी कि दक्षिण मैक्सिको और कोस्टारिका की बात कर रहा है। इसका औषधीय उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, पपीता स्वादिष्ट तो होता ही है, इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक होता है। सहन पाचन योग होता है। पपीता भूख और शक्ति बढ़ाता है। ये प्लीहा, यकृत और रोग मुक्त रखता है और पीलिया जैसे रोगों से भी मुक्ति देता है। कच्ची अवस्था में जो पपीता होता है ये हरे रंग का होता है और पकने पर पीले रंग का हो जाता है। इसके कच्चे और पक्के फल दोनों ही उपयोग में आते हैं। कच्चे फल की सब्जी बनती है और जैसा कि हम जानते हैं इन कारणों से घर के पास लगाने के लिए बहुत उत्तम फल माना जाता है। देखेंगे इसमें नई नई किस्में कौन कौन सी, इसकी प्रसिद्ध किस्में कौन कौन सी है? पूसा नन्हा हो गया, वॉशिंगटन हो गया, पूसा मेजेस्टी हो गया, हनीट्यू हो गया, पूसा जॉइंट हो गया, कोयम्बटूर 1 हो गया। पेपेन उत्पादन प्रसिद्ध किस्में पेपेन पपीते की फल का सुखाया हुआ दूध है। तो ध्यान रखिएगा, पपेन क्या है? पपीते का फल का सुखाया हुआ दूध है। ठीक है, इसका सफल खेती के लिए खेत में 10% नर पौधों का होना आवश्यक होता है इसके लिए। ठीक है, अब अमरूद की बात करें। केला, पपीता, आम को देखने के बाद हम यहाँ पर अमरूद पर आ जाते हैं। गुआवा क्या है? गुआवा में ऐसा क्या है स्पेशल? इसका वानस्पतिक नाम क्या है? सीडियम गुआवा, प्रजाति सीडियम और जाति गवाया, कुल सी से है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उत्पत्ति जैसे अन्य फसलों की देखी, फलों की देखी, वैसे उष्ण अमेरिका के, इसका गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद क्षेत्र देश भर में उत्तम अमरूद के लिए काफी प्रसिद्ध है। विशेष तौर पर विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में अमरूद का प्रवेश देखेंगे सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया? स्पेन वासियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में हुआ था। इलाहाबाद में सफेदा और लखनऊ 49 अमरूद की प्रसिद्ध किस्में पाई जाती है। इलाहाबादी सफेदा और लखनऊ 49। सहारनपुर, नागपुर अमरूद की बीज रहित किस्में हैं। अमरूद की एक नवीनतम किस्म है ललित है। ठीक है, वहीं सेब की यदि मैं बात करूं, अमरूद, केला, पपीता और इसके पढ़ने के बाद हम देखते हैं सेब क्या है। क्या है सेब हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स को देखने वाले जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जैसे देखिए, सेब एक फल है और सेब का रंग लाल या हरा भी होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मेलस डोमेस्टिका कहते हैं। ठीक है, मेलस डोमेस्टिका भी कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इसका मुख्य स्थान मध्य एशिया है। इसके अलावा बाद में यह यूरोप में भी उगाया जाने लगा। हजारों वर्षों से एशिया और यूरोप में उगाया जाता रहा है। इसे एशिया यूरोप से उत्तरी अमेरिका बेचा जाता है। इसका ग्रीक, वेनेजुला और यूरोप में धार्मिक महत्व है। क्यों? देखेंगे कि देखते हैं भारत के उत्तरी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पैदा होता है। यदि मैं भारत की बात करूं, इसमें अनेक विटामिन होते हैं, ज़्यादातर उत्तर भारत में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि सेब का पता लगाने का श्रेय जो है वो सिकंदर महान को दिया जाता है। वह मध्य एशिया में जब आया तब उसने इस फल के बारे में जाना और उसी के कारण यूरोप में भी सेब की कई प्रजातियाँ मौजूद हैं। सांस्कृतिक पहलू की जो मैं बात कर रही थी, जैसे यूरोपीय बुत परस्ती जो है वो नॉर्स इंग्लैंड में इस फल को देवताओं के द्वारा दिया गया उपहार मानते हैं। ये इंग्लैंड में जर्मन लोगों के शुरुआती समय में बने कब्र में पाया गया, जो एक प्रतीक के रूप में बनाया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर देश में हिमाचल को प्रदेश को एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह एक असत्य फल है। इसके रोपण के लिए समय 10% परागणकर्ता किस्म के पौधों को लगाना चाहिए। इसकी किस्मों की बात करें तो रेड डिलीशियस और वेनोनी, अंबरी, कश्मीरी यानी कि गोल्डन डिलीशियस और सुनहरी सेब की किस्में हैं। रेड डिलीशियस किस्म सभी डिलीशियस समूह की माता कही जाती है और सेब
पौधे रोपण के 5 से 6 वर्ष बाद फल देना प्रारंभ करते हैं, तो काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। स्क्रैब सेब का प्रमुख कवक जनित रोग है कौन सा? स्क्रैब। तो सेब से स्क्रैब याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ आम को 10x10 मीटर और केला को 3x3 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। इन दोनों फलों का व्यावसायिक प्रसारण क्रमशः वेनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग और सर्कस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के लिए कहते हैं ना कि अगर आप डेली एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा, ऐसी कहावत है। एक स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 92 ग्राम फल प्रतिदिन लेने की अनुशंसा की गई है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर संसार में कुल अंगूर उत्पादन का 82% शराब बनाने में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग टॉपिक्स देख सकते हैं। अंगूर की किशमिश वाली किस्म जो है वो थॉम्पसन है, पूसा सीडलेस है और सीडलेस किशमिश है। ठीक है, शराब बनाने वाली किस्म कौन सी है? इसमें ब्यूटी सीडलेस है और ब्लैक चंपा है। इसके अंगूर की देखते हैं बगलौर ब्लू किस्म वर्ष में 2 बार फल देती है। पूसा नवरंग अंगूर की नवीनतम एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध किस्म है। और फलों में लीची, संतरा, लोकाट, पीच और एप्रिकॉट का जन्म स्थान चीन, बेल, कटहल और फालसा का जन्म स्थान भारत और पपीता का देखें एवोकाडो और सपेटो का मैक्सिको, अमरूद का पेरू और केला का दक्षिण पश्चिम एशिया और आंवला का इंडो चाइना और आम का इंडो बर्मा है। ठीक है, फ्रूट ऑफ द न्यू वर्ल्ड की उपमा एवोकाडो को प्रदान की जाती है। बेल विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन का प्रमुख प्रचुर जो स्रोत है। करौंदा आयरन का सर्वप्रमुख स्रोत है। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें, फैक्ट्स को। फलों के में तत्वों की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो तत्व कौन कौन से जिसके कारण उन फल में रोग वो उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर उत्पन्न रोग और लक्षण देखें किस तत्व की कमी से, जैसे नींबू में डाइवैक जो है वो कॉपर की कमी से जो ये रोग उत्पन्न होता है नींबू में लिटिक लीफ की बात की जाए तो ये भी कॉपर की कमी से उत्पन्न होता है। आम और बैंगन में लिटिक लीफ जो है वो जस्ते की कमी से ये जो है इसमें ये रोग उत्पन्न होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर अंगूर में जो रोग होते हैं ना, डिसऑर्डर मिली जो रेंडक जो है आपका वो बोरॉन की कमी से होता है। नींबू में किसमें मॉलीवेडॉन की कमी से रोग उत्पन्न होता है। इसका केला में जो वाटर कोर है ना, ध्यान रखिएगा, केला में जो वाटर कोर के जो लक्षण है या रोग है वो बर्फ के कण या फिर सॉर्बिटॉल और डिपोजिशन से जो है इसकी कमी से आप देखते हैं इसमें ये रोग या लक्षण दिखाई देते हैं। अमरूद में ब्रॉन्जिंग जो है वो जस्ते की कमी से देखा जाता है। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम के की तत्व की कमी से दिखाई देता है। आम में आंतरिक निक्रोसिन ब्रेरॉन की कमी से, आम में लीफ स्क्रॉच के और पानी में क्लोराइड की अधिकता से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे कई सारी चीज़ें दी गई। जैसे शलजम में वाटर कोर की बात करें तो मैग्नीज की कमी से। फूल गोभी में विप टेल, ये काफ़ी बार पूछा गया है, फूल गोभी विप टेल मॉलीवेटरम की कमी से जो है ये रोग देखने को मिलता है। वहाँ पर फूल गोभी में बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से, फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से, चुकंदर में हार्ट रोट जो है वो बोरॉन की कमी से, मटर में मार्श रोग मैग्नीज की कमी से। इसके बाद देखते हैं मटर में मार्श रोग जो मैग्नीज की कमी से, चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग जो है वो मैग्नीज की कमी से, गाजर में कोटार स्पॉट यानी कि कैविटी स्पॉट जो है वो कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम तत्व की कमी से ये रोग पाया जाता है। आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है, O2 की कमी से ये रोग जो है उसमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर सब्जियों का कुछ वर्गीकरण दिया गया है जिसमें उपयोग के आधार पर जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, क्या है, जड़ वाली ये सब्जियां हैं। ठीक है, तना जिसमें पाया जैसे आलू, अरबी, गांठ, गोभी, जिमीकंद हो गया, शल्ककंद, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है सब्जियों का वर्गीकरण किया है उपयोग के आधार पर कि क्या क्या चीज़ें इनके उपयोग के लिए हैं। जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, इनकी जड़ें जो हैं वो उपयोगी होती हैं। ठीक है, इसके बाद फल में देखें टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खीरा इत्यादि, लौकी आपको सभी एक फल है। बीज की बात की जाए तो लोबिया बीज है, सेम भी आपका क्या हो जाता है, बीज हो जाता है। जीवन चक्र की बात की जाए तो 1 वर्षीय कौन कौन से, भिंडी, टमाटर, लोबिया है। 2 वर्षीय कौन कौन से फल हैं, देखिए फसलें हैं, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज है। बहुवर्षीय परवल, लहसुन, हल्दी और शकरकंद है। कुल के आधार पर देखेंगे जैसे फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, जैसे केले, आम, अमरूद में देखा ना, तो एमरिली देसी जो है प्याज लहसुन का कुल क्या है, अमेरिली देसी है, प्याज लहसुन इसका कुल है। क्रूसीफेरी फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। ठीक है, कुकुरबिटेसी लौकी, टिंडी, सीताफल, खरबूज, तरबूज, खीरा, करेला। अम्बेलीफेरी गाजर, धनिया। ठीक है, लेग्यूमिनोसी मटर, सेम, मेथी, बाकला, सोयाबीन, राजमा।
ये देखिए आपकी क्या है, कुल के आधार पर ये कुछ यहाँ पर फसलें हैं। मालवेसी, भिंडी, सोलेनेसी, आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च इत्यादि आपकी क्या है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके कुल है। ठीक है, हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर को पढ़ा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम भारतीय कला एवं संस्कृति में संगीत वाद्य यंत्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने बाकी के मॉड्यूल्स में भी काफ़ी हद तक अपने आर्ट एंड कल्चर को कवर किया है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर देखने वाले हैं। इसी तरह से सारे मॉड्यूल्स में आपको थोड़े थोड़े सब्जेक्ट के हर छोटा छोटा पार्ट देखने को मिलता रहेगा। देखिए संगीत क्या है कि देखेंगे कि संगीत भारत में संगीत की सुदीर्घ परंपरा देखने को मिली है। भारतीय संगीत का इतिहास बहुत जटिल है। इसका उद्भव हम देखें तो शास्त्रीय संगीत से हुआ है। इसमें पश्चिमी तत्व भी समाहित हो गए हैं। यह संयोजन हमारी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर नारद मुनि यानी कि ऋषि ने संगीत कला का शुभारंभ किया था। ठीक है, आप देखेंगे कि ध्वनि के विषय में भी यहाँ के निवासियों को बताया गया था। पूरे ब्रह्मांड में नारद ब्रह्म ने बताया। और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर आप देखते हैं 7 छिद्रों वाली बांसुरी, रावण हत्या जैसे संगीत वाद्य भी पाए गए हैं। तो संगीत का इतिहास बहुत पुराना रहा है। यहाँ पर उसके कुछ वाद्य यंत्र, उसकी विशेषताएं दी गई। जैसे संगीत वाद्य यंत्र में देखेंगे, किसी भी संगीत के लिए संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। सम्मिलित वाद्य यंत्र के प्रकार आधार पर नाट्यशास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख परंपराएं जो श्रेणियां हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी अनवद्य वाद्य कौन से होते हैं, ये आप देखेंगे कि क्या होता है बेसिकली, ये मेम्ब्रोफोनिक जो है वो वाद्य यंत्र है, अनवद्य जो वाद्य यंत्र है आपके, क्योंकि इसमें बाहरी झिल्ली होती है और जिससे विशेष संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए इन पर आघात किया जाता है। जैसे मृदंग, ठीक है, ढोलक इत्यादि, ड्रम हो गया, कांगो हो गया, मृदंग हो गया। तो यहाँ पर संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए इस पर आघात किया जाता है। इन्हें आघात वाद्य यंत्र के रूप से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें संगीत में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस पर आघात किया जाता है। ये सामान्यतः खाल, चमड़े से ढके 1 या 2 पक्ष होते हैं। श्रेणी में सबसे प्राचीनतम भूमि जो है दुदुम्बी की है। ठीक है, तबला, ड्रम, ढोल, कांगो, मृदंग, जहाँ तबला अधिकांश जो आप देखेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीत की संगत है, वहीं मृदंग कर्नाटक संगीत के प्रदर्शनों के साथ संगत करने वाला एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, सुशिर वाद्य की अगर बात करूं तो ये एरोफोन श्रेणी के हैं और इसमें हम देखते हैं सभी वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित होते हैं। और इस श्रेणी में सबसे आम लेकिन बजाने पर दुष्कर वाद्य यंत्र शहनाई है। ठीक है, ये सिरे पर देखते हैं चौड़ी ट्यूब वाला दोहरी नली वाला वायु वाद्य यंत्र है। ये भारत में सबसे पुराने वायु वाद्य यंत्रों में से एक है। आप देखेंगे शहनाई राजा जो है वो उच्च पदवी महान उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दी गई थी और अपने भावपूर्ण वादन के माध्यम से वे शहनाई को उसकी पराकाष्ठा पर ले गए। तो प्रारंभ से इसे नाड़ी तुनवा कहा जाता था। वैदिक काल में भी इसका उपयोग होता रहा है वायु वाद्य यंत्रों का। और इसमें यहाँ पर उसके कुछ नाम दिए गए, जैसे शहनाई, पुंगी, डमरू इत्यादि क्या है आपके आम वाद्य यंत्रों में शामिल है, यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र है आपके ये। घन वाद्य की बात करें तो ये ठोस वाद्य यंत्र की शैली है जिसके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसे इंडियोफोन भी कहा जाता है। और घन जो वाद्य के सबसे लोकप्रिय उदाहरण है वो मंजीरा हो गया, जल तरंग हो गया, कांच तरंग, झांझ, करताल हो गया। ये सब क्या है घन वाद्य है। ठीक है, घुंघरू हो गया। इसके बाद तत्ववाद की अगर बात करूं तो आप देखते हैं कि तत्ववाद ये कॉर्डोफोन या फिर स्ट्रिंग वाद्य यंत्र है और इसकी ध्वनि में हाथ संशोधन करने पर ये सबसे प्रभावपूर्ण संगीत उत्पन्न करते हैं। तत्ववाद्य यंत्र में जैसे प्रमुख है धनुषाकार हो गया, प्लेक्टरल हो गया। और ये वाद्य यंत्र जिन पर छोटी सी हथौड़ी या डंडों के जोड़ों पर आघात किया जाता है, उदाहरण के लिए गोटू वाद्यम हो गया, स्वर मंडल हो गया, ठीक है, सारंगी हो गया आपका। यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें दी गई है ना। वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तार के आर पार धनुष चलाकर निकाली जाती है, उदाहरण के लिए सारंगी, एसराज हो गया, दिलरुबा हो गया, वायलिन हो गया। प्लेक्टोरल क्या है, वे वाद्य यंत्र जिनके तार को उंगलियों से या तार या खींच से सींग से खींचा जाता है, उदाहरण के तौर पर सितार, वीणा, तानपुरा, गिटार। ठीक है, वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी छोटी हथौड़ी डंडों के जोड़ों से आघात किया जाता है, उदाहरण के लिए गोटू वाद्यम और स्वर मंडल है। ये सब ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं जिसमें लोक संगीत वाद्य यंत्रों को बताया गया है। जिससे तार वाले वाद्य यंत्र क्या क्या होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे तुम्बी हो गया, एक तारा हो गया, ठीक है, ये सब क्या है तार वाद्य यंत्र है। इसमें भांगड़ा के दौरान इसको तुम्बी यानी कि पंजाब में इसका इस्तेमाल होता है। एक तारा क्या है, ये घुमक्कड़ साधुओं द्वारा बजाया जाता है। और दो तारा क्या है, ये दो तार वाला यंत्र जिससे बाउल
द्वारा बजाया जाता है। और चिकारा की बात करें तो मुड़ा हुआ यंत्र है जिसे राजस्थान, यूपी और एमपी में उपयोग ज़्यादा किया जाता है। दिलरुबा या इस राज जो है पंजाब में और पूर्वी भारत में रविंद्र संगीत के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। ओनाविल्लू केरल में बांस के से बना होता है। सरिंदा की बात करें तो जनजातीय वाद्य यंत्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पूर्वी भारत में संथालों द्वारा बजाया जाता है। इसे राजस्थान और असम में भी प्रयोग किया जाता है। ये सारंगी जैसा होता है। कौन सा? सरिंदा। ठीक है, सरिंदा महत्वपूर्ण जनजाति वाद्य यंत्र, बेसिकली ये सारंगी जैसा होता है। और फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की अगर मैं बात करूं तो आप देखते हैं इसमें पुंगी, बीन हो गया, ठीक है, सपेरों द्वारा आप देखेंगे ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ठीक है, ये फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र हैं। अभी तक हमने यहाँ पर तार से बजाए जाने वाले यंत्रों को देखा, तार वाले यंत्रों को देखा। जैसे अलगोजा हो गया, ये 2 बांसुरी, इसमें 2 बांसुरियाँ होती हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत और विशेषकर पंजाब के लोक संगीत जो लोक फोक उनका म्यूजिक है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख ये लोग आपका वाद्य यंत्र है। तंगमुरी क्या है? ये मेघालय के खासी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के द्वारा लोक संगीत वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी नॉर्थ ईस्ट या किसी जनजातीय क्षेत्रों की बात की जाए तो ज़्यादा फोकस कर लेना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी देख लेना होता है कि भाई इन जनजातियों के लिए क्या हमारे आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वगैरह दिए गए, तो इस तरह से लिंक करके सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। तिट्टी देखेंगे, ये वैग वाइपर के समान होता है और ये बकरी की खाल से निर्मित होता है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत, विशेषकर केरल, आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। मशक की बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक संगीत वाद्य है। गोगोना ये बांस से निर्मित होता है। असम के बिहू पर्व में उपयोग होता है। बिहू पर्व मैंने आपको पहले मॉड्यूल्स में कवर किया है, तो आप पढ़ लिया होगा वहाँ से, तो समझ रहे होंगे। आघात से बजाए जाने वाले जैसे ढोलक वगैरह ये सब चीज़ें, ड्रम हो गया, घुमोट क्या है, इसे गोवा में गणेश उत्सव में बजाया जाता है। इधक्का डमरू जैसा होता है, केरल में उपयोग किया जाता है। उदुकई देखेंगे तमिलनाडु में वालू घड़ी के आकार का डमरू जैसा यंत्र है। संबल ये ड्रम जैसा होता है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से बनाया जाता है। और तमक की बात करें, संथाल जनजाति का 2 सिरों वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है ये, और ड्रम स्टिक से इसको बजाया जाता है। डिग्गी क्या है? यूपी के घड़िया गांव का लोक ढोलक है। ठीक है, ये सब यूपी की बात करें तो यहाँ और फोकस हो जाना होता है। टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाले जैसे चिमटा हो गया, कौन नहीं जानता, आग में उपयोग किए जाने पर चिमटे से विकसित हुआ। पंजाब में इसका उपयोग किया जाता है। घड़ा मिट्टी के बर्तन का बना होता है, पंजाब में लोक संगीत में इसका काफ़ी उपयोग होता है। अंडेलू ये उपयोग कीर्तन में होता है इसका, और धातु की 2 गोलाकार खोखली रिंग सी बनी होती है ये। ठीक है, संगीत में अगर आधुनिक विकास में हम देखें तो कौन कौन से आधुनिक विकास, जैसे गंधर्व महाविद्यालय का निर्माण किया गया। देखेंगे यहाँ पर बीडी पुलस्कर ने आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति, संगीत और नृत्य के शिक्षण और ज्ञान के संचारण के अभिव्यक्ति के उद्देश्य से 1901 में इस विद्यालय की स्थापना की। प्रारंभ में इसमें लाहौर में खोला गया था, लेकिन 1950 में से मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। ये महाविद्यालय संगीत के हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय रूपों पर आधारित है, दोनों ही शास्त्रीय रूपों पर ये केंद्रित है। गंधर्व महाविद्यालय प्रयाग संगीत समिति देखिए 1926 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शिक्षा देने वाले इलाहाबाद में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी 1952 में इसे सरकार द्वारा कला के लिए स्थापित किया गया। पहली राष्ट्रीय अकादमी है आपकी ये, और कहते हैं कि भारत में संगीत, नाटक, नृत्य के लिए व्यवस्था का निर्माण करने पर भी केंद्रित है। मेरिट संगीत महाविद्यालय ये भारत में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करने के प्रमुख संस्थानों में से एक है। 1926 में से स्थापना हुई थी, और किसने की थी? महान संगीतज्ञ विष्णु नारायण भातखंडे ने की थी। इसकी स्थापना अपने मूल स्थान लखनऊ में वापस चले गए थे। ठीक है, स्पिक मैके देखेंगे तो किरण सेठ ने 1977 में स्पिक मैके समुदाय की स्थापना की। उस संगठन का पूरा नाम एक्चुअल में क्या था? युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए ये एक सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए संगीत से जुड़े कुछ समुदाय दिए गए हैं। यहाँ पर उन समुदायों को देख लेते हैं, जैसे लांघा जो मुस्लिम जनजातीय समुदाय है ना, लांघा एक, तो वो किस राज्य से संबंधित है? गुजरात और राजस्थान से। ठीक है, अब इसका विवरण देखते हैं क्या है इसमें स्पेशल। लांघा जो आपकी मुस्लिम जनजातीय समुदाय है वो गुजरात और राजस्थान से संबंधित है, और मुस्लिम राजपूतों का उनके प्रशंसात्मक गीतों के द्वारा मनोरंजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कमाइचा नामक यंत्र के साथ लोक संगीत का गायन करते हैं। कौन? मंगनियार यानी कि मिरासी जो मुस्लिम समुदाय जो कि राजस्थान से हैं, वो उनका ये विवरण देते हैं। इस समुदाय का
यहाँ पर ये विवरण दिया गया है। कर्ता भजन क्या है? ये कर्ता भजन जो समुदाय है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली। इसमें उनके विश्वास और के अनुसार जो मंत्रों का जाप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर 4 प्रकार से होता है कर्ता भजन। बाउल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से ग्रामीण अंचल में आध्यात्मिक गायकों का समूह है। ठीक है। जोशी राजस्थान से, भोपा राजस्थान, वरोत्चारण गढ़वी गुजरात। इसके बाद यहाँ पर विवाह गीत का क्या है? कमार समुदाय का, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है, उनका ये विवाह गीत है। वघेल देखेंगे आप, मध्य प्रदेश से संबंधित है, हरदौल देवता को समर्पित है ये। और इदू मिश्रिम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अनुष्ठानात्मक नृत्य करते हैं इसमें। ठीक है। बाजीगर जो है वो पंजाब से संबंधित है, ये त्योहारों उत्सवों में प्रस्तुति देते हैं और अपनी शक्ति, संतुलन और साहस का प्रदर्शन भी इसमें करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तानी संगीत में 6 मुख्य रागों के आधार पर है। ये सब समय ऋतु विशिष्ट होते हैं, विशेष प्रकार की भावना यानी कि रस का आवाहन करते हैं। जैसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत हो गया, वैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की यहाँ पर बात की जा रही है। हिंदुस्तानी राग यहाँ पर भैरवी, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री, मालकौंस दिए गए हैं। समय किस वक्त पर ये राग गाए जाते हैं, किस ऋतु में गाए जाते हैं और इनका रस क्या होता है, ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, तो याद रखिएगा। किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे भैरव किस समय? भोर यानी कि सुबह के समय पे गाया जाने वाला, कोई भी समय किसी भी ऋतु में गाया जाने वाला ये राग है। उसका भाव क्या है? शांति है। हिंडोल देखेंगे प्रातःकाल बसंत ऋतु में स्पेशली ये राग गाया जाता है और युवा जोड़ों की मिठास का आह्वान करता है। दीपक रात में गाया जाने वाला है। बसंत ग्रीष्म काल में करुणा इसका मनोभाव है। मेघ जो हिंदुस्तानी राग है वो देर रात में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में स्पेसिफिकली गाया जाता है। उसके पीछे का जो रस है ना, मनोभाव क्या है? साहस है। श्री सायकाल में, शीतकाल ऋतु में और हर्ष इसका मनोभाव है। मालकौंस की बात करें तो मध्य रात्रि में, शीतकाल और वीर इसका मनोभाव रस है। ठीक है। ये सब आपने पढ़ लिया है। हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर को कवर किया, इसमें थोड़ा आर्ट एंड कल्चर को। अब हम यहाँ पर वही सेम मॉड्यूल अपना आगे क्वारी फॉरवर्ड करते हैं। यूपी के जीके को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट्स, तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि कुछ कुछ मॉड्यूल्स में देखिए चीज़ें समझाने वाली नहीं, सिर्फ उसको पढ़ने वाली है और रटने वाली है, क्योंकि यहाँ पर टोटली फैक्ट्स दिए गए हैं। इसको समझना संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे आप लॉजिक नहीं दे सकते। ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको एज इट इज़ समझनी होंगी, पढ़नी होंगी और रटनी होंगी। जैसे यूपी में खनिज संसाधनों की उपस्थिति की बात करते हैं तो इसकी खोज, विकास, उद्योगों की स्थापना वर्ष 1955 में सबसे पहले देखेंगे कि खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी और 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यूपी राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1957 की धारा 15 के अनुसार उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकारों को दिए गए। इसके अंतर्गत यूपी में उप खनिज नियमावली 1963 में बनाई गई। पहली खनिज नीति की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। इसमें इसे उद्योगों का दर्जा दिया गया। इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था, जैसे इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली और बांदा, हमीरपुर आदि। ठीक है। देखेंगे 2017 को यूपी सरकार द्वारा सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत और ट्रांसपेरेंसी खनन नीति को मंजूरी यहाँ पर प्रदान की गई। और भ्रष्टाचार किस जगह नहीं है, तो इसमें भी इसको पारदर्शिता देने के लिए उन्होंने खनन नीति को मंजूरी प्रदान की, जिसमें आप देखेंगे खनिज और प्राप्त स्थान और जिला उनके सामने दिए गए। जैसे कोयला जो खनिज है वो इसका प्राप्त स्थान क्या है? सिंगरौली है। बॉक्साइट का देखेंगे चित्रकूट है। डोलोमाइट का वारी यानी कि सोनभद्र है, हमने कई बार इसका नाम पढ़ा है। पोटाश लवण यानी कि प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी है। एंडालुसाइड जो कोयला है वो आप देखते हैं यहाँ पर, जो एंडालुसाइड है सोनभद्र, मिर्जापुर से प्राप्ति इसको प्राप्त किया गया है। पायरोफिलाइट जो है वो झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर से है। पायरास देखेंगे आप, पायराइटस जो है वो सोनभद्र से प्राप्त किया गया है। और हीरा बांदा, मिर्जापुर से प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर की बात करूं तो कुछ आपका मिर्जापुर और सोनभद्र से। सोना यानी कि गोल्ड की बात करता है शारदा और रामगंगा के रेत में परसोई क्षेत्र चकोरिया सोनभद्र से प्राप्त किया गया है। बेराइट देखेंगे मिर्जापुर और सोनभद्र। ग्रेफाइट हमीरपुर से। ठीक है। इसके बाद यूरेनियम की बात करूं तो ललितपुर से प्राप्त किया गया है ये। और संगमरमर मिर्जापुर, सोनभद्र। इसके बाद कैल्साइट की बात करूं तो मिर्जापुर से।
लॉ अयस्क ललितपुर से और डाइस्पोर आपका झांसी, महोबा और ललितपुर से है और जिप्सम झांसी और हमीरपुर से है। ठीक है, देखिए ये चीज़ें, अब इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे आप, इसको याद करना पड़ेगा आपको, कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा, हर चीज़ की ट्रिक भी नहीं लग सकती ना। गेरू देखेंगे बांदा से। इसके यूपी में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से मुख्य खनिज, जैसे कोयला हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कहाँ कहाँ से प्राप्त किए, जैसे कोयला सोनभद्र में बीना, ककरी, खदिया और कृष्णशिला से। सोनभद्र में विल, मरकुंडी, कचराहट और भलुआ गुरमा से। उपखनिज जैसे सिलिका सैंड हो गया इलाहाबाद से और चित्रकूट से प्राप्त किए गए हैं ये खनिज। इसका डायस्पोरा ये ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा। ग्रेनाइट खंडा गिट्टी जो है वो ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा से। डोलो स्टोन देखेंगे आप सोनभद्र से। बालू, बजरी और बोल्डर मिश्रित अवस्था में सहारनपुर, बिजनौर से। साधारण बालू देखेंगे प्रदेश में जनपद हाथरस, मेरठ और मुजफ्फरनगर, ठीक है, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ संग्रहालय हैं, म्यूजियम्स हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट, तो जब आपको कुछ संग्रहालयों के नाम पता होंगे, उनके स्थापना वर्ष पता होगा, तभी आप उनको मैच कर पाएंगे। तो एक नज़र डाल दीजिए इस पर। जैसे राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है वो कन्नौज में है, पहले तो ये पता होना चाहिए। स्थापना वर्ष उसकी 1996 में हुई थी। राजकीय संग्रहालय जो कि मथुरा में है वो 1874 में। राजकीय संग्रहालय जो झांसी में है वो 1978 में। तो क्रम वाइज आप भी याद कर सकते हैं इसको। बौद्ध संग्रहालय राजकीय वो गोरखपुर में 1988 में स्थापना हुआ इसका। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय आर्ट गैलरी अयोध्या में जो कि है 1988 में हुआ। ठीक है, इसका राष्ट्रीय आप देखते हैं बौद्ध संग्रहालय जो कि कुशीनगर में 1995 में स्थापना हुई। राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा सिद्धार्थनगर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद देखते हैं राज्य संग्रहालय जो कि लखनऊ में 1863 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय रामपुर में जो है वो 2004 में स्थापित किया गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में 2018 में। बाल संग्रहालय कन्नौज में निर्माणाधीन है। आप बताइएगा क्या ये निर्माणाधीन है या बन चुका है, क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता है। बाल संग्रहालय कन्नौज और राजकीय पुस्तकालय संग्रहालय जो कि फर्रुखाबाद में है, क्या ये निर्माणाधीन है अभी भी या ये बन चुके हैं। आप इनके बारे में जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं भी देखूं कितना आप प्रिपरेशन साथ में करते जा रहे हैं या एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप कहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, यूपी में स्थित प्रमुख कुछ शिक्षण संस्थान आपके दिए गए हैं, कुछ शिक्षण संस्थान हैं। देखिए यहाँ पर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो कौन कैसे हैं। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करी जाए तो इसमें प्रयागराज विश्वविद्यालय जो कि ऑब्वियसली 1887 में प्रयागराज में स्थापित किया गया। जैसे कि आपका बनारस BHU जो आपका है, BHU जो यूनिवर्सिटी है वो बनारस में है, बनारसी में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका, झांसी, जो कि 2014 में स्थापित किया गया था। इनकी अगर आपको ईयर्स पता है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय की स्पेसिफिकली बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 1974 में स्थापित की गई थी। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में 1974 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन यूनिवर्सिटीज का नाम परिवर्तित कर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या कर दिया है। किसका, इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी मेरठ 2004 में इसको स्थापित किया गया था। सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस प्रयागराज में 2000 में स्थापित किया गया था। UGC ने अपनी वेबसाइट पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको मानद दर्जा दिया गया है। बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा 2010 में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर सेंट्रल की बात की, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय देखिए। अब यहाँ पर हम स्टेट वाइज जो जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं ना, इसमें स्टेट वाइज मतलब समझे, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखेंगे। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय की बात की तो लखनऊ में है, सीधी बात है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में 1987 में स्थापित किया गया था। इसके बाद देखते छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर में जो कि 1965 में बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या 1975 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि बुंदेलखंड जो विश्वविद्यालय वो झांसी में 1975 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है। महात्मा ज्योतिबा रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है आपका। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान लखनऊ में है, 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। प्रयागराज राज विद्यालय की बात करें तो प्रयागराज 2016 में। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में। देखिए मैं यहाँ पर स्किप इसलिए कर रही हूँ ताकि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय यहाँ पर दिए गए हैं ऐसे।
यूपी सरकार ने क्या किया है कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, हमें पता होना चाहिए। इसे इलाहाबाद यूजीसी की वेबसाइट पर ही नहीं लेकिन इलाहाबाद स्थित संस्थान की वेबसाइट पर भी प्रयागराज प्रदर्शित किया जाता है। सिंपल सी बात है। ये आंकड़े यूजीसी की वेबसाइट पर 1 जून 2020 तक के अद्यतन प्रकाशित आंकड़ों से ये हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, अब देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान जो विद्यालय है वो मथुरा 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। यूपी किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 1949 में स्टैब्लिश किया गया। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो लखनऊ में 1911 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जैसे कपिल वसु सिद्धार्थ नगर में किया गया। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहाँ देखें कानपुर 2016 में स्टैब्लिश किया गया। इसके बाद आप देखते हैं डीम्ड विश्वविद्यालय की बात की जाए, इसकी स्थिति कहाँ पर है, जैसे नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में। इसके बाद देखेंगे संतोष विश्वविद्यालय जैसे गाजियाबाद 2007 में स्टैब्लिश किया गया। इज्जत नगर बरेली 1983 में। इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। निजी प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ पर कुछ दिए गए हैं कब कब स्टैब्लिश हुए हैं, जैसे GS जगदीश सिंह विश्वविद्यालय शुकोहाबाद फिरोजाबाद में। संस्कृत विश्वविद्यालय आपका मथुरा में। ठीक है, बाराबंकी में 2012 में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी जो कि आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी प्राइवेट है कौन कौन सी गवर्नमेंट है, क्योंकि हो सकता है आपसे नेम चेंज करके यहाँ पर मैथ द फॉलोइंग में पूछ लें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर गलगोटिया विश्वविद्यालय है वो ग्रेटर नोएडा में है। MIT जो यूनिवर्सिटी वो भी नोएडा में है। GLA यूनिवर्सिटी आपकी ये भी मथुरा में है आपकी, और एनवर्टीज यूनिवर्सिटी बरेली में है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपकी अलीगढ़ में है, और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में है। लखनऊ की बात करूँ तो बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ में है। IFTM विश्वविद्यालय मुरादाबाद 2010 में स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2004 में स्टैब्लिश किया। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला अमरोहा 2010 में। ठीक है, ये वो कृषि विश्वविद्यालय जिन्हें ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, जैसे देखिए चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर था, कानपुर में है। ये सब कृषि विश्वविद्यालय जिन्हें ICAR के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, मान्यता प्राप्त की गई है इन्हें। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है, ऊपर हमने देखा था अभी। यहाँ पर यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय आपका गो अनुसंधान संस्थान कहाँ, मथुरा में। बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय को ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पर ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 स्टार बना देती हूँ। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर मैं समाप्त कर देती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ चीज़ें एकदम फैक्ट होती हैं जिनको देखकर आपको सिर्फ रटना होगा, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम समझाने की भी कोशिश करते हैं। अब इसमें आपको कुछ समझाने के लिए कुछ नहीं है, वन लाइनर फैक्ट्स हैं, इनको रटना है क्योंकि ये यूपी से संबंधित फैक्ट्स कई बार पूछे जाते रहे हैं। ऑब्वियसली यूपी स्टेट ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो यूपी से संबंधित तो चीज़ें पूछी ही जाएंगी बेसिकली। तो चलिए इसी तरह से अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का साथ दीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए, और इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जय हिंद, जय भारत।